आज मैं उसे मिस करती हूँ। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। पूर्वी मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। गर्मियों के हॉलीडेज शुरू होते ही मैं अपनी दादी के गांव चले जाती थी। पूर्वी हमारे पड़ोस में ही रहती थी और हमारे रिलेटिव्स एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे। जब मैं पहली बार गांव गई थी तब से पूर्वी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। पूर्वी काफी मिस्चीवियस गर्ल थी और उसकी स्माइल देखकर किसी को भी उस पर गुस्सा नहीं आता था। उसके लंबे काले बाल थे और बड़ी नीली आंखें। वो सच में एक परी से कम नहीं थी, पर सिर्फ मुझे नहीं पता था कि दिल से वो एक टॉम बॉय थी और मैं काफी शाय और शांत। हम दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी, पर जब भी हम साथ होते थे हम सबसे बेस्ट होते थे। ऑलमोस्ट सारे समर्स सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक हम साथ ही हुआ करते थे। वो एक सी साइड विलेज था, तो हम लोग अक्सर स्विमिंग के लिए जाया करते थे। क्लिफ पे बैठ सनसेट देखा करते थे। जब भी घर वापस आती थी मुझे वो सिटी डस्टी और बोरिंग लगती थी। हर जगह लोग, ट्रैफिक और धूल। मैं बस समर आने का वेट करती थी ताकि मैं पूर्वी से फिर से मिल सकूं। फिर कुछ हुआ जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हम अब 17 साल के हो चुके थे और एक दिन हम दोनों में किसी स्टूपिड सी बात पे बहस हो गई। रीजन था एक लड़का जिसका नाम राहुल था। वो काफी हैंडसम था और सारी लड़कियां उस पर मरती थी। वो हमसे 3 साल से बड़ा था और पूर्वी और मुझे, हम दोनों को वो लड़का काफी पसंद था। बट ऑफ कोर्स उसने पूर्वी को चूज किया। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। हम दोनों के बीच काफी बहस हुई और मैंने उससे बात करनी बंद कर दी। समर खत्म होने में टाइम था, पर उससे पहले ही मैंने अपना सारा सामान लिया और सिटी आ गई। फिर उस साल मैंने पूर्वी को नहीं देखा और ना ही उससे बात की। हर रोज मैं उसी बारे में सोचती थी कि हम फिर से पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बन सकते। मुझे पता था कि मैं बेवकूफ थी जो इतनी सी बात पर रिएक्ट किया और अपनी बेस्ट फ्रेंड को अकेले छोड़ दिया। मैं बस उससे मिलने का वेट कर रही थी। दिन से महीने गुजर गए, मुझे उससे मिले, मुझे बस उसे सॉरी कहना है। फिर नेक्स्ट समर मैं अपने गांव वापस आई। जब मैं गांव पहुंची तो ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। मैं सीधा हमारी सी साइड वाली प्लेस पे पहुंची। मुझे पता था कि पूर्वी मुझे यही मिलेगी। मैंने उसे देखा। वो वही क्लिफ पे बैठी थी और सी की ओर देख रही थी। समुंदर का पानी क्लिफ के पत्थरों से टकराकर जोरों की आवाज कर रहा था। कुछ देर मैं बस उसे देखती रही। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो अभी भी मुझसे गुस्सा तो नहीं होगी, पर जब मैंने उसे आवाज लगाई, पूर्वी, वो पीछे पलटी और उसके चेहरे पे मुझे देखकर स्माइल आ गई। मैं तेरा ही वेट कर रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उससे गले मिलना चाहती थी, पर किसी रीजन से वो मुझसे दूर हो गई और मैंने नोटिस किया कि वो थोड़ी नर्वस दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। तुझे यहाँ से जाना होगा। पर क्यों? मैंने पूछा। प्लीज, आई बेग यू, उसने नर्वसली कहा। बस जा, मैं तुझसे जल्दी ही मिलूंगी। अभी नहीं, पर बहुत जल्द। उसने मुझे नहीं बताया कि क्यों, पर उसने इंसिस्ट किया मुझे जाने के लिए और वो वहीं रुकी रही जब तक मैं वहां से चली नहीं गई। जब मैं अपने घर वापस आई, मेरी दादी मेरा वेट कर रही थी। वो थोड़ी गुस्से में नजर आ रही थी और मुझसे पूछा कि मैं कहाँ थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं पूर्वी से मिलने गई थी। इतना सुनकर मेरे दादी के चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया। उन्होंने थोड़ी देर कुछ भी नहीं कहा और बस मेरी ओर एक अजीब सी नजर से देखती रही। फिर उन्होंने अपने हाथ से मेरा फोरहेड फील किया। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मैंने दादी से पूछा। मेरी दादी सोफे पे बैठी और कहा, मुझे माफ करना बेटा, पर पूर्वी मर चुकी है। 1 महीना पहले ही उसकी डूब के मौत हो गई। मुझे मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रही हूं। बस कुछ देर पहले ही मैंने अपनी आंखों से उसे देखा था। मैंने उससे बात की,
ये कैसे हो सकता है कि उसकी डेथ हो गई है। मुझे पता चला कि 1 महीना पहले ही पूर्वी क्लिफ के किनारे खड़ी थी कि एक बड़ी वेव आई और उसे अपने साथ बहा ले गई। 3 दिन बाद उसकी लाश किनारे पे तैरती हुई पाई गई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो प्लेस जहां हम अक्सर हैंग आउट किया करते थे, वो एग्जैक्ट प्लेस पे ही पूर्वी वेव के साथ सी में चली और डूब गई। उस शाम भी वेव्स काफी जोरों से क्लिफ से टकरा रही थी और अगर मैं वहां रहती तो वो वेव्स मुझे भी अपने साथ सी में ले जाती, बिल्कुल पूर्वी की तरह। शायद इसलिए उसने मुझे वहां से जाने के लिए कहा था। वो वहां वापस आई बस मेरी जान बचाने के लिए। वैसे तो इस बात को अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है, पर आज भी मुझे एक बात का डर है जो पूर्वी ने मुझसे आखिरी बार कही थी। मैं तुझसे जल्द ही मिलने आऊंगी, अभी नहीं पर बहुत जल्द। मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग का बेसमेंट पिछले 10 सालों से सील्ड है। जब से वहां एक 21 साल की लड़की का बेरहमी से खून कर दिया गया था। वो इंसिडेंट 2010 में हुआ था। उस रात काफी जोरों की बारिश हो रही थी और मैं अपने घर में बैठ के न्यूज देख रहा था कि तभी एक अनाउंसमेंट हुआ। न्यूज रिपोर्टर ने कहा एक सीरियल किलर जेल से भाग गया है और आसपास की ही लोकेलिटी में घूम रहा है, इसलिए कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। दरवाजा खोलने से पहले पीप होल से जरूर देखे और किसी अजनबी के लिए दरवाजा ना खोले। मैं अकेले ही रहता हूँ तो मैं काफी डर चुका था। मेरे पास एक गन थी जो मैंने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लोड करके रख दी थी, पर बाकी लोग मेरी तरह प्रिकॉशियस नहीं थे। मेरी नेबर लूसी, उसे एक अर्जेंट काम के चक्कर में बाहर जाना पड़ा, पर उसे नहीं पता था कि वो काम उसका आखिरी काम साबित होगा। उस सीरियल किलर ने लूसी का पीछा किया और बेरहमी से हमारे अपार्टमेंट की बिल्डिंग के ही बेसमेंट में उसका खून कर दिया। उसे इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उसकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिल पाई है और वो उस बेसमेंट में ही भटक रही है। सीरियल किलर आज तक पकड़ा नहीं गया। लूसी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, पर फिर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और जब तक वो किलर पकड़ा नहीं जाएगा शायद उसकी आत्मा उस बेसमेंट में ही कैद रहेगी। लूसी के मर्डर के कुछ दिन बाद ही जब एक क्लीनर बेसमेंट की सफाई के लिए अंदर गया तो एक मिस्टीरियस वे में कुछ घंटों बाद उसकी लाश पाई गई। हमारे बिल्डिंग के वॉचमैन का कहना है कि उसने कई बार लूसी की आत्मा को बेसमेंट में घूमते हुए देखा है। जो कोई भी उस बेसमेंट में जाता है वो उस बेसमेंट से जिंदा वापस नहीं आता। उस बेसमेंट से आज भी लोगों की चीखें सुनाई देती है। बेसमेंट की डोर को पूरी तरह सील कर दिया गया है और उसके सामने एक एक्स्ट्रा आयरन का गेट भी लगाया गया है जिसका एक हेवी सा लॉक है और उसकी की सिर्फ बिल्डिंग के सेक्रेटरी के पास ही है। एक दिन मेरा फ्रेंड कुणाल मुझसे मिलने आया। मैंने उसे बेसमेंट के बारे में बताया। वो काफी क्यूरियस था बेसमेंट के बारे में जानने के लिए। कुणाल एक यूट्यूबर था जो हॉन्टेड प्लेसेस पे व्लॉग्स बनाता था, पर मैंने उसे काफी समझाया कि वो उस बेसमेंट में ना जाए, पर उसने मेरी एक ना सुनी। उसके पास एक मास्टर की थी जिससे कोई भी लॉक्स आसानी से खुल जाते थे। अपना कैमरा और मास्टर की लिए वो बेसमेंट की ओर जाने लगा। मैंने उसे कई बार कहा कि वहां मत जा, पर वो बेसमेंट की कहानी सुन काफी क्यूरियस हो गया था और उसके वीडियोस पे कितने व्यूज आएंगे ये सोच के मानो पागल। वॉचमैन आज छुट्टी पे था तो हमें रोकने वाला कोई नहीं था। हम बेसमेंट के पास पहुंचे और उसने बेसमेंट के दोनों डोर्स ओपन कर दिए। बेसमेंट का दरवाजा खुला तो बेसमेंट में बस अंधेरा था।
लाइट का कोई सोर्स ना होना और इतने सालों से बेसमेंट के बंद रहने से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैं वापस अपने रूम में भागते हुए जाना चाहता था, पर अपने दोस्त को अकेला छोड़ भी नहीं सकता था, और यही शायद मेरे लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होने वाली थी। हम बेसमेंट के अंदर गए। बेसमेंट में हर तरफ बस धूल और मकड़ियों के जाले थे। हमें थोड़ी घुटन सी हो रही थी, क्योंकि आज 9 साल बाद बेसमेंट खुला था। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। मेरा फ्रेंड अपने मोबाइल को देखकर बात कर रहा था। सो गाइस, आज मैं अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बेसमेंट में हूं, जो कि यहाँ के रेसिडेंट्स के मुताबिक एक 21 साल की लड़की लूसी के मर्डर के बाद से हॉन्टेड है। सो लेट्स सी कि उसकी आत्मा फ्रेंडली है या वायलेंट। मैंने कुणाल से कहा, भाई यहां से चलते हैं, वरना कल लोगों को हमारी डेड बॉडीज मिलेगी, ना कि लूसी की। तू क्यों अपनी और मेरी जान रिस्क में डाल रहा है? चल यहां से प्लीज। अरे रिलैक्स, कोई आत्मा हमें कुछ नहीं करेगी, कुणाल ने कहा। उसके बाद कुणाल यहां वहां देखने लगा और कहने लगा, लूसी, अगर तुम हमें सुन सकती हो तो कोई सिग्नल दो। अचानक एक पुराना रेडियो जमीन पर गिरा, जिससे हमें ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था। मैंने कुणाल की ओर देखा तो उसके पीछे बेसमेंट में एक पुराना मिरर था, जिसकी ओर देखते ही मेरी सांसें थम सी गई। उस मिरर में हमारे पीछे एक लड़की का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, जो कि हमारे पीछे खड़ी थी। कुणाल ने अपने मोबाइल के कैमरे में वो रिकॉर्ड करना चाहा, पर फोन की स्क्रीन पे कोई रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दिया। मैंने कुणाल का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर भागने लगा कि तभी लूसी हमारे सामने आ गई। वो उस मिरर की ओर पॉइंट कर रही थी। डर से कुणाल के हाथों से मोबाइल गिर गया और लूसी की आत्मा से माफी मांगने लगा। जब मैंने मिरर की ओर देखा तो मेरे शरीर में खून मानो जम सा गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। उस मिरर पे खून से लिखा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने कुणाल का हाथ पकड़ा और भागते हुए सीढ़ियों की ओर जाने लगा कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने धक्का दिया हो और मैं नीचे गिर गया। हमारा हाथ छूट गया और कुणाल उस अंधेरे में खींचता चला गया। कुछ देर बाद उसकी चीखें आनी बंद हो गई। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बाहर की ओर भागते हुए आ गया। जब मैं बेसमेंट से बाहर आया तो मैंने पीछे पलट के देखा तो बेसमेंट का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा था और उस दरवाजे के पीछे लूसी की आत्मा खड़ी थी, जो मुझे देख के हंस रही थी। वो डरावनी हंसी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। दरवाजा बंद होते ही मैंने जल्दी से उसे लॉक किया ताकि लूसी की आत्मा बेसमेंट से बाहर ना आ जाए। उस दिन मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया। आज भी वो दिन याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आर्ट क्या है? जब कोई इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके एक खूबसूरत क्रिएशन बनाता है तो उसे आर्ट कहते हैं। पेंटिंग एक आर्ट का ही फॉर्म है। पेंटिंग्स खूबसूरत होती है, पर कुछ शापित भी, जिनमें कई राज छुपे होते हैं, और कुछ ऐसा जो उन्हें बहुत खतरनाक बनाता है। ये कहानी एक ऐसी ही पेंटिंग के बारे में है। म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, लंदन, इंग्लैंड, 11 नवंबर 1973। जॉन हैरोल्ड से बात कर रहा था। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ये, तुम्हारा क्या कहना है? जॉन ने कहा। हाँ, बहुत खूबसूरत है, पर काफी महंगी नजर आ रही है। इस पेंटिंग का कम से कम प्राइस भी 50,000 पाउंड तो होगा ही। हैरोल्ड ने जॉन से कहा। मैं खरीदना चाहता हूँ इसे। मैं इस पेंटिंग के लिए 50,000 तो क्या 5 लाख पाउंड भी दे सकता हूँ। जॉन ने हैरोल्ड से कहा। पेंटिंग के लिए ऑक्शन शुरू हुआ। मैं इस पेंटिंग के लिए 55,000 पाउंड दूंगा।
पास ही बैठे एक औरत ने कहा, 70,000 पाउंड। जॉन ने कहा, 1,00,000 पाउंड। ऑक्शनर ने 3 बार हैमर मारा। किसी और ने कोई बोली नहीं लगाई। मिस्टर जॉन इस पेंटिंग के हकदार है जो इसे 1,00,000 पाउंड्स में खरीदेंगे। ऑक्शनर ने कहा। वो पेंटिंग एक खूबसूरत औरत की थी जो अपने हाथ में फूल पकड़े खड़ी थी। ये पेंटिंग एक रिचर्ड नाम के पेंटर ने बनाई थी जो ब्लैक मैजिक, काला जादू किया करता था। जॉन की वाइफ को इस पेंटिंग के बारे में पता चला और जब जॉन उस पेंटिंग को अपने साथ घर लाया तो उसकी वाइफ ने कहा, यह तुमने क्या कर दिया? इस पेंटिंग को बाहर फेंक दो। जिस पेंटर ने इसे बनाया था वो उसे पूरा करते ही मर गया और उसके आखिरी शब्द थे कि जो भी इस पेंटिंग का मालिक बनेगा उसे और उसके परिवार पे एक मौत का काला साया मंडराएगा। फेंको इस पेंटिंग को अभी के अभी। मैं इन सब बातों में नहीं मानता। इसे फेंकने की हिम्मत भी मत करना तुम। मैंने इस पेंटिंग के लिए 1,00,000 पाउंड दिए हैं, जॉन ने गुस्से से कहा। कुछ दिनों बाद जब जॉन के यहाँ काम करने वाली एक नौकरानी की नजर उस पेंटिंग पे गई तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो पेंटिंग उसे देख रही हो कि तभी उस पेंटिंग के अंदर खड़ी औरत ने अपनी पलकें झपकाई। ये देख उस नौकरानी की डर से चीख निकल गई। जब जॉन की वाइफ नौकरानी की चीख सुन हॉल में आई तो नौकरानी ने उसे सब कुछ बताया। जॉन मेरी बात कभी नहीं सुनेगा, मुझे ही कुछ करना होगा, जॉन की वाइफ ने कहा। इतना कहते ही उसे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नौकरानी ने जल्दी से डॉक्टर और जॉन को फोन किया। जॉन डॉक्टर के साथ जल्द ही घर पहुंचा और डॉक्टर ने जॉन की वाइफ का चेकअप किया और कहा, इन्हें काफी तेज बुखार और निमोनिया है, हमें इन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में अचानक गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए और उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि जॉन की वाइफ की वही डेथ हो गई। जॉन को कुछ फ्रैक्चर्स आए और डॉक्टर को कुछ छोटी मोटी खरोंचे। ये सब उस शापित पेंटिंग की वजह से। पेंटिंग के अंदर बनी औरत ने जॉन की वाइफ की बातें सुन ली और इससे पहले कि वो इस पेंटिंग को ठिकाने लगाती, पेंटिंग में रह रहे शापित काले साए ने जॉन की वाइफ को मार दिया। जॉन को जब यह बात पता चली तो उसने उस पेंटिंग को अपने घर से निकाल बाहर कूड़े में फेंक दिया। कुछ हफ्तों बाद जॉन के बंगलों पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ। जॉन का पूरा घर काफी वेल फर्निश्ड वुड से बना था। उसके कारण पूरा घर आग के चपेट में आ गया और उसी आग में जॉन और उसके घर काम कर रहे नौकर उस आग में जल के मर गए। किसी को उनकी चीखें तक सुनाई नहीं दी। फायर ब्रिगेड और पुलिस वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि पूरा घर जल के राख हो चुका था, बस एक चीज छोड़ के, वो पेंटिंग। जो कि हॉल के बीच पड़ी हुई थी। वो पेंटिंग उसी हालत में थी जिस हालत में जॉन ने उसे घर लाया था, एकदम नई। उस पे एक खरोच तक नहीं आई थी और ना ही उसका कोई हिस्सा कहीं से जला था, जबकि पूरा घर जल के राख हो चुका था। किसी ताकत ने उस पेंटिंग को जलने नहीं दिया। पेंटिंग को वापस म्यूजियम में लौटा दिया गया। म्यूजियम का मालिक हर हफ्ते प्रीस्ट को बुलाकर उस पेंटिंग पे होली वाटर छिड़कता ताकि वो पेंटिंग उसकी म्यूजियम और उसे परेशान न करे। उसे उस पेंटिंग से छुटकारा पाना था, इसलिए उसने वो पेंटिंग जॉन को बेच दी थी, जिसके चलते जॉन और उसकी पूरी फैमिली मारी गई। काफी लोगों ने उस पेंटिंग को खरीदा और उन्हें उसके बदले भयानक हादसों का शिकार होना पड़ा। उस पेंटिंग को कोई मिटा नहीं सका। जिसने कोशिश की वो लोग रहस्यमय तरीके से मरे पाए गए। किसी को नहीं पता कि वो पेंटिंग अब कहाँ है, पर कई लोगों का मानना है कि वो आज भी उस म्यूजियम में ही है और उस आर्ट गैलरी में काम करने वाले लालची लोग अपने फायदे के लिए उस पेंटिंग को बेच रहे हैं। और लोग आज भी
उस शापित पेंटिंग की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। द विस्लिंग साउंड साउथ अमेरिका में बेस्ड पेरू का काफी जाना माना अर्बन लीजेंड है। एक भटकता साया जिसे एल टुंची का नाम दिया गया है। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। कहा जाता है कि यह आत्मा एक भटके हुए आदमी की है जो जंगल में अपना रास्ता भूल गया और भूख प्यास के चलते उसकी मौत हो गई और उसका पूरा शरीर जंगल के जानवरों ने नोच खाया। तब से उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है और कुछ बदनसीब जंगल में भटके लोगों को उसकी सीटी की आवाज सुनाई देती है जो कि इतनी तेज होती है कि उन्हें जोरों का सिर दर्द होने लगता है। वो धीरे धीरे तेज होती जाती है और तब तक नहीं रुकती जब तक सुनने वाला बेहोश या दर्द से उसकी जान नहीं निकल जाती। जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि अगर आपने वो आवाज सुन ली तो आपको चौकन्ना होकर एक क्रॉस बनाना होगा और प्रेयर बोलनी होगी और हो सके तो अपने कानों को कवर करके ऐसे जताना होगा कि आपने कुछ नहीं सुना। और अगर आप वो आवाज सुनते गए तो वो आवाज धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी और एल टुंची आपके नजदीक आते जाएगा। जो भी हो जाए आपको एल टुंची की सीटी को जवाब नहीं देना है। अगर आपने गलती से भी सीटी बजा दी तो एल टुंची आपको ऐसी मौत देगा जो सोचकर भी रूह कांप जाती है। लोगों का कहना है कि बहुत समय पहले मैरी नाम की लड़की अपने दादी से मिलने गांव आई। रात को पूरा परिवार बाहर आग जला के बैठा था और बातें कर रहे थे कि उनके बातों के बीच मैरी ने इंटरप्ट करते हुए कहा, ये सीटी की आवाज कैसी है? उसकी दादी ने उसकी ओर देखा और उसकी बात अनसुनी कर दी और फिर से बाकियों से बातें करने लगी। क्या आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? मैरी ने पूछा। इतनी तेज सीटी की आवाज है ये। यहाँ कोई सीटी की आवाज नहीं आई, चुप हो जाओ। उसकी दादी ने धीमी आवाज में मैरी से कहा। आप लोग भी सुन सकते हो, मुझे पता है, मैरी ने कहा। यह कुछ ऐसी आवाज है जैसे कोई अपने बड़े नुकीले नाखून किसी ब्लैक बोर्ड पे घिस रहा है, पर फिर भी थोड़ी अलग है, मानो कोई अजीब जानवर जोरों से सीटी बजा रहा हो। तुमने कुछ नहीं सुना और ना ही हमने। अब चुपचाप बैठ जाओ और हम सबके साथ प्रेयर बोलो, मैरी की दादी ने धीमी आवाज में गुस्से से कहा। सभी लोगों ने अपनी आंख बंद कर ली और नर्वसली एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या आप लोग कैसे ये आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? ये धीरे धीरे और तेज होती जा रही है। मेरे सिर में दर्द होने लगा है अब, मैरी ने रोते हुए कहा। और उतना कहते ही वो सीटी बजाने लगी और उस आवाज का जवाब देने लगी। जैसे ही मैरी ने सीटी बजाकर उस आवाज का जवाब दिया, सारे लोग डर से कांप गए। मैरी सीटी बजाती रही और दूसरी ओर उसके दादी ने जमीन पर एक क्रॉस बनाया और बाकी लोग आंख बंद करके प्रेयर करने लगे। थोड़ी देर बाद सीटी की आवाज रुक गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी लोग उठकर घर में चले गए और अपने अपने बेड पर जाकर सो गए। आधी रात हुई तो मैरी की दादी को जोरों की चीख सुनाई दी जो कि मैरी के कमरे से आ रही थी। उसकी दादी भागते हुए उसके कमरे में गई और दरवाजा खोल जो उन्होंने देखा वो देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा रूम खून से लथपथ था। चारों ओर बस खून के धब्बे थे, पर मैरी का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ दिनों बाद उसका शरीर जंगल में एक पेड़ से उल्टा लटका पाया गया। उसका गला बुरी तरह काटा हुआ था और उसके हाथ पैर दूसरी ओर बेंड करके टूटे हुए थे। सबसे भयानक उसका चेहरा था जो कि पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें इस तरह फटी हुई थी मानो उसने खुद की मौत अपने आंखों से देखी थी। पुलिस का मानना है कि यह किसी जानवर का काम था और उन्होंने केस बंद कर दिया।
पर गांव वालों और उसकी दादी को असलियत पता थी कि जो कोई भी एल टुंची को जवाब देता है उसकी किस्मत फिर एक काले साए के हाथों में जाती है। एल टुंची से ही जुड़ी एक और कहानी काफी सुनाई जाती है, जो कि एक 14 साल की लड़की की है। 14 साल की जेन, जिसके पिता एक पेरू के ही किसी छोटे से गांव में टीचर की नौकरी करते थे। एक दिन जेन अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी कि उसने एक काला साया जंगल की झाड़ियों के बीच देखा। उसने एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनी और उस आवाज के जवाब में खुद भी सीटी बजाने लगी। उसके पिता जब घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी विंडो पे खड़ी एक अजीब सी आवाज में सीटी बजा रही थी। जेन, तुम कर क्या रही हो वहां पे? पिता ने पूछा। वहां पेड़ों के पीछे छुपी हुई परछाई के साथ सीटी बजा के खेल रही हूँ, जेन ने जवाब दिया। जेन का जवाब सुन उसके पिता के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने एल टुंची की कहानियां सुनी थी। घबराते हुए उन्होंने अपनी बेटी को पकड़ा और उसे सीधा उसके बेडरूम में ले गए। उन्होंने बेडरूम के दरवाजे को एक लकड़ी और कुछ खिलों से सील कर दिया और सारी खिड़कियों को बंद। जेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा ये क्या कर रहे हैं। वो डरी सहमी बस उन्हें देखी जा रही थी। उसने देखा कि उसके पापा अपने नी पे बैठ आसपास कैंडल्स जलाने लगे। वो रोते हुए अपने पापा से पूछ रही थी कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया है आपको? और उसके पापा बस एक ही रट लगाए जा रहे थे, एल टुंची, एल टुंची। अचानक उसने बेडरूम के दरवाजे पर एक जोरों की दस्तक सुनी। वो दस्तक ऐसी थी मानो कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। बिना कोई वक्त गवाए जेन के पिता ने जेन को क्लोजेट में धक्का मारा और क्लोजेट बंद कर उसकी चाबी को लॉक में फंसाकर तोड़ दिया। क्लोजेट के अंदर डरी सहमी जेन बाहर अपने पिता को रोते हुए प्रेयर्स बोलते हुए सुन रही थी कि तभी उसने बेडरूम के डोर के टूटने की आवाज सुनी और उसके साथ ही उसके पिता की चीखें। बेडरूम विंडो के ग्लास की टूटने की आवाज से जेन और डर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसके पिता की चीखें दूर जाने लगी और कुछ समय बाद सब शांत हो गया। अगले दिन जब एक पड़ोस में रहने वाले आदमी ने जेन के घर की खिड़की टूटी हुई पाई तो वो जांच पड़ताल के लिए उनके घर में आ गया और जेन को क्लोजेट में छुपा देख उसके होश उड़ गए। जेन को बहुत गहरा शॉक लगा, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके पिता का आज तक कुछ पता नहीं चला। उसे उसकी आंट और अंकल ने गोद ले लिया। इस बात को कई साल हो गए हैं, पर आज भी जेन रात को क्लोजेट के अंदर ही सोती है। वो कहती है कि उसे डर लगता है कि एक दिन एल टुंची उसे ले जाने के लिए जरूर वापस आएगा। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक होटल रूम 310 की है जो यूनाइटेड स्टेट्स में बेस ओरेगॉन में है। होटल के मालिक ने इस बात को छुपाने के लिए काफी कुछ किया, पर फिर भी धीरे धीरे ये कहानी लोगों तक पहुंच ही गई। उस प्लेस का नाम है द ओरेगॉन केव्स शैटू। एक औरत वॉशिंगटन से अपने घर जा रही थी जो कि कैलिफोर्निया में था। शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे स्नो भी पड़नी शुरू हो गई थी। अंधेरा होने से पहले वो ओरेगॉन के ही एक छोटे से टाउन में पहुंच गई, जहां उसने सोचा कि आज की रात यही स्पेंड करना सेफ होगा। थकान और भूख के चलते उसने डिसाइड किया कि उसे जो भी पहला होटल दिखेगा वो वहीं रुक के रात गुजार लेगी। कुछ देर चलते ही उसे एक पुराना होटल दिखाई दिया जो कि मेन रोड पे ही था। गाड़ी पार्किंग में लगाकर वो होटल के अंदर गई। होटल की लॉबी पुराने वुड से बनी हुई थी और वहां एक अधेड़ उम्र का क्लर्क खड़ा उस औरत को देख मुस्कुरा रहा था। उस औरत ने अपनी आईडी दिखाई और एडवांस पेमेंट करके क्लर्क ने उसे उसके रूम की चाबी पकड़ाई। उसका रूम 3rd फ्लोर पे था
और रूम नंबर था 310। एक नौकर ने लगेज रूम तक ले जाने में मदद की। वो लोग 3rd फ्लोर पे पहुंच गए। उस औरत ने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, जोरों की गर्म हवा का एक झोंका उसके चेहरे को छूते हुए गुजरा। उस गर्म हवा के साथ कुछ और भी था जो उस औरत को डर का एहसास दे रहा था, जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। काफी भारी और डिप्रेसिंग सी फीलिंग थी जिसे उसने अपने शब्दों में विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट ऑफ द इविल बयां किया। उसे लगा कि वो मानो अभी बेहोश हो जाएगी। उसे लगा कि उसने मानो किसी भट्टी में कदम रख दिया हो। नौकर रूम के अंदर गया और उसने रेडिएटर के नॉब्स चेक किए और एक विंडो खोल दी। रूम धीरे धीरे ठंडा होने लगा था, पर वो भारी भारी सी फीलिंग अभी भी उस कमरे में एक गर्म हवा के झोंके के रूप में घूम रही थी। उस औरत ने रूम का दरवाजा बंद किया और नहाने चली गई। जब वो नहा के आई तो उसने देखा कि जो दरवाजा उसने नहाने जाने से पहले बंद किया था वो उसके आने के बाद खुला पड़ा था। वो इतनी थक चुकी थी कि उसने बिना कुछ सोचे दरवाजा बंद कर दिया और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना चाहा। उसने जब ऑर्डर करने के लिए होटल का फोन अपने कानों पे लगाया तो उसने जो सुना वो सुन उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा एहसास हुआ कि फोन की दूसरी ओर कोई धीमी आवाज में उसे कुछ कह रहा था। उसने जल्दी से फोन रखा और बिना कुछ ऑर्डर किए सोने की कोशिश करने लगी। उसे अब भी ऐसा एहसास हो रहा था मानो कोई उसके कानों में कुछ विस्पर कर रहा हो। विंडो की ओर जाओ, विंडो की ओर जाओ, विंडो से कूद जाओ। वो आवाज मानो धीरे धीरे उसके दिमाग में घुसने लगी और उसे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा अगर ये आवाज ऐसे ही आती रही तो वो खुद को विंडो से बाहर कूदने से रोक नहीं पाएगी। उसने उसकी बेडशीट का एक छोर अपने हाथ से बांध लिया और दूसरा छोर बेड से, ताकि वो चाह के भी विंडो तक न जा सके। जब उसे लगा कि अगर वो कुछ देर और इस रूम में रही तो वो खुद की ही जान ले लेगी, तो वो रेंगते हुए किसी तरह उस रूम से बाहर आई। रूम से बाहर आते ही वो आवाजें बंद हो गई। वो भागते हुए लॉबी में आई और स्टाफ को आवाज लगाने लगी और अब इस होटल में एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। उसकी आवाज सुन स्टाफ से एक आदमी भागते हुए उसके पास आया। उसने उसे बताया कि अगर मैं एक रात उस कमरे में रुक गई तो मैं सुबह तक मर जाऊंगी। उसने बिना पैसों की परवाह करते हुए क्लर्क को उसका सामान रूम से लाने कहा और बिना कुछ पूछे या उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट करने की बात किए क्लर्क ने उसका सामान बुलवाया और उसे पूरे पैसे वापस कर दिए। उसने वो होटल तुरंत रात को ही छोड़ दिया। एक दूसरे होटल में चेक इन कर उसने एक दिन और रुकने का सोचा। उसे जानना था कि उस होटल में क्या राज छुपा है और उसे यह सब क्यों एक्सपीरियंस हुआ। अगले दिन वो लोकल लाइब्रेरी गई ताकि उस होटल की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता कर सके। एक बूढ़ी लाइब्रेरियन डेस्क पे बैठी थी, जिसके पास जाकर उस औरत ने पूछा, मैं बस ऐसे ही कुछ पता करना चाह रही थी कि वो पुराने होटल में कभी कुछ शॉकिंग हुआ था क्या। उस बूढ़ी लाइब्रेरियन ने एक अजीब सी नजर से उस औरत को देखा और उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला उस होटल के बारे में? लोगों को तो काफी साल लग गए उस बात को दबाने में। लाइब्रेरियन ने फिर उस औरत को बताना शुरू किया। ये 1948 की बात है। एक शाम एक कपल ने उस पुराने होटल में चेक इन किया, मिस्टर एंड मिसेस ऑस्कर स्मिथ के नाम से। अगले दिन होटल के एम्प्लॉयज ने उस यंग लेडी की लाश होटल के साइड वॉक पे पड़ी पाई
रूम 310 के बिल्कुल नीचे। जिस आदमी ने उसका पति बताते हुए उस होटल में रजिस्टर किया था वो गायब था। पहले सबको लगा कि यह सुसाइड होगा, लाइब्रेरियन ने कहा। फिर किसी की नज़र उस औरत की मुट्ठी की ओर गई और जब उसे खोला तो उसमें घुंघराले काले बालों का एक गुच्छा था जो किसी औरत के बालों का नहीं था। पुलिस ने काफी ढूंढा पर मर्डरर आज तक नहीं मिला और ये राज आज भी राज ही है कि उस औरत को किसने मारा। वैसे क्या संयोग की बात है ना, लाइब्रेरियन ने हंसते हुए कहा कि ये इंसिडेंट कल ही 5 नवंबर को 40 साल पहले हुआ था। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।